भाभी ने पकड़ा कुंवारी नंद को प्रेग्नेंट। रामू और पूजा का परिवार छोटे से शहर के एक शांत इलाके में रहता था। रामू एक सरकारी कर्मचारी था और पूजा घर की देखभाल करती थी। उनके बीच एक प्यारा सा रिश्ता था और वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उनका एक छोटा सा बच्चा आदित्य था, जो 4 साल का था और घर का लाडला था। आदित्य अपने माता पिता का तारा था, जो हमेशा हंसते खेलते रहते थे। पूजा की छोटी बहन सुमन, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उनके साथ ही रहती थी। सुमन एक सीधी सादी लड़की थी, जो हमेशा अपने पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। वह अपनी बहन पूजा और जीजा रामू के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और अक्सर परिवार के बाकी सदस्य उसे बहुत अच्छा मानते थे। उसका किसी लड़के से कोई खास ताल्लुक नहीं था, न ही कभी किसी से ज्यादा मेल मिलाप करती थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना कर सकती है। पूरे परिवार में सुमन को आदर्श बेटी की छवि प्राप्त थी, लेकिन कुछ दिनों से सुमन का व्यवहार कुछ अजीब हो गया था। वह पहले जैसा हंसमुख और खुशमिजाज नहीं रही थी। वह अक्सर अकेले अपने कमरे में रहती थी और पूजा को महसूस हुआ कि सुमन में कुछ तो बदलाव था। एक दिन पूजा ने महसूस किया कि सुमन कुछ सोचती हुई सी लग रही थी और उसका चेहरा चिंतित था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सुमन कुछ छुपा रही हो। पूजा ने इसे पहले नज़रअंदाज किया, लेकिन जब ये स्थिति लगातार बनी रही तो उसने तय किया कि अब वह सुमन से बात करेगी। एक दिन रात के खाने के बाद पूजा ने सुमन को अपने कमरे में बुलाया। सुमन उस दिन बहुत चुप थी और पूजा ने देखा कि वह किसी गहरे सोच में डूबी हुई थी। पूजा ने धीरे से कहा, सुमन, क्या बात है? तुम बहुत चुप हो, सब ठीक है ना? सुमन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन पूजा को यह जवाब सही नहीं लगा। उसने फिर से सुमन से पूछा, सुमन, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ, हम परिवार हैं। मुझे लगता है कि तुम परेशान हो, तो मैं मदद कर सकती हूँ। सुमन की आंखों में डर था और वह धीरे धीरे घबराई हुई सी दिखने लगी। उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि सबको सब पता चल जाएगा, और फिर क्या होगा? पूजा ने सुमन को गले से लगा लिया और कहा, देखो, तुम घबराओ मत, जो भी है, हमें इसका सामना करना होगा। तुम्हारे माता पिता से लेकर हम सभी तुम्हारे साथ हैं। तुम जो भी बताओगी, हम तुम्हारा साथ देंगे। सुमन ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, भाभी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पूजा के चेहरे पर एक चौंकाने वाला पल आया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और सुमन से कहा, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया पहले? तुम घबराओ मत, हमें इसका हल जरूर निकलेगा। सुमन की आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए बोली, भाभी, मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैंने ऐसा कुछ सोचकर नहीं किया था। बस एक लड़के से मिलने की वजह से ये सब हो गया। मैं किसी से यह नहीं कह पा रही थी, और मुझे डर है कि अगर हमारे माता पिता को पता चला तो वे बहुत गुस्से में आ जाएंगे। पूजा ने उसे शांत करते हुए कहा, सुमन, देखो, यह कोई छोटा मसला नहीं है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। परिवार में कुछ भी छुपाना सही नहीं है। हम इस स्थिति का सामना करेंगे और तुम्हारे माता पिता को ये बताना होगा। अगर तुम ये सही तरीके से बताओगी तो वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे। सुमन ने डरते हुए पूछा, लेकिन भाभी, अगर मम्मी पापा को पता चला तो वे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वे बहुत गुस्से में होंगे। पूजा ने उसे समझाते हुए कहा, सुमन, किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए सबसे पहले हमें सच्चाई को स्वीकार करना होता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमने गलती की है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन का अंत हो गया। हम सब इसे सुलझा लेंगे। सुमन ने पूजा से कहा, ठीक है भाभी, अगर आप साथ होंगी तो मैं ये सब मम्मी पापा को बता सकती हूँ। पूजा ने फिर सुमन से कहा, अब हमें रामू को बताना होगा। हमें उसकी मदद चाहिए। रामू जब घर लौटा तो पूजा ने उसे सुमन के बारे में सब कुछ बताया। वह चौंका, लेकिन उसने सुमन को डांटने के बजाय उसे समझाया। रामू ने सुमन से कहा, ये सच है कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें इसे सही तरीके से हल करना होगा। रामू ने पूजा से कहा, हमें पहले सुमन को उसके माता पिता से बात करने के लिए तैयार करना होगा। तुम दोनों को ये समझना होगा कि अब हम परिवार के तौर पर एकजुट होकर यह समस्या हल करेंगे। अगले दिन सुमन ने अपने माता पिता को बुलाया और धीरे धीरे सच्चाई बताई। शुरुआत में वे बहुत चौंके और गुस्से में थे, लेकिन फिर उन्होंने उसे शांत किया और कहा, सुमन, हम तुम्हें सच्चाई बताने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें गुस्सा तो आया, लेकिन अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम ये समझ सको कि यह केवल एक गलती थी,
और अब हमें इसका सही हल ढूंढना होगा। सुमन के माता पिता ने उसे माफ कर दिया और उसे सलाह दी कि वह इस कठिन समय से सीखने की कोशिश करे और अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए काम करे। उन्होंने उसे ये भी कहा, हमारे परिवार में कोई भी समस्या हो, हम सब मिलकर उसे सुलझाते हैं। तुम हमारी बेटी हो और हम तुम्हारा साथ देंगे। सुमन ने अपने माता पिता से वादा किया कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी और भविष्य में किसी भी प्रकार की गलतफहमी का शिकार नहीं होगी। वह अब एक नई दिशा में अपने जीवन को आकार देने का विचार करने लगी थी। परिवार के सभी सदस्य, विशेष रूप से पूजा और रामू, ने उसे हर कदम पर समर्थन दिया। सुमन की इस कठिन स्थिति से उबरने में परिवार का प्यार और समझ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वह जानती थी कि अगर परिवार का साथ हो तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। उसने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का संकल्प लिया और अपनी गलतियों से सीखा। सुमन के जीवन में ये कठिन समय था, लेकिन उसने ये साबित किया कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने परिवार का समर्थन प्राप्त करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। गर्मी में गांव वाली vs शहरी बहू की दहेज स्टोरी। कहते हैं, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो संस्कृतियों का मिलन होता है। पर जब दो दुनिया, गांव और शहर, एक ही आंगन में टकराती हैं, तो क्या होता है? इस कहानी में है एक सीधी सादी मिट्टी की खुशबू और शहर की चकाचौंध। लेकिन असली बात ये नहीं कि कौन बेहतर है, बात ये है कि किसने क्या सीखा। बरसाना गांव में रामदीन चाचा की एक ही पूंजी थी, उनका बेटा बबलू। बबलू को उन्होंने हाड़ तोड़ मेहनत से शहर भेजा था। स्कूल की फीस देने के लिए भैंस तक बेच दी थी। बबलू ने भी पिता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर एक नामी कंपनी में नौकरी पाली। गांव लौटने पर सबने स्वागत किया, लड़का तो साहब बन के लौटा है, अब तो शहर वाली बहू आएगी रे रामदीन। चाचा मुस्कुराए, लेकिन मन में एक सपना पल रहा था, बहू ऐसी हो जो मिट्टी की खुशबू समझे, हमारे घर को घर बनाए। बबलू अब शहर का था, लेकिन चाचा का मन अभी भी गांव में था। रिश्ते की बात चली तो दो नाम सामने आए। खेत में काम करना जानती थी, कम पढ़ी लिखी लेकिन घर चलाना जानती थी। 2. प्रिया, शहर की पढ़ी लिखी लड़की, MBA, स्मार्ट, आत्मनिर्भर, सोशल मीडिया पर एक्टिव। बबलू की ऑफिस फ्रेंड। रामदीन चाचा बोले, गौरी जैसी बहू मिले तो सुख मिलेगा। बबलू बोला, पापा, प्रिया मेरी पसंद है, वो मॉडर्न है लेकिन समझदार भी है। चाचा ने मन महसूस कर हामी भर दी। अध्याय 3, शादी और संस्कृति का पहला टकराव। शादी शहर में हुई। बारात में DJ, थीम वाली सजावट, अंग्रेजी गाने और इटालियन मेन्यू। गांव वाले चकित थे, ई का हो रहा है भैया? शादी में हल्दी चौक पर आप कहाँ हैं? प्रिया ने शादी के दिन घूंघट नहीं किया, न ही सास के पैर छुए। चाचा ने सोचा, नई पीढ़ी है, सब चलता है, लेकिन कुछ अपनापन भी तो हो। गांव आने पर प्रिया का स्वागत पारंपरिक तरीके से हुआ। दूध का गिलास, आरती दिया। प्रिया मुस्कुराई, लेकिन हल्के स्वर में बोली, ये सब थोड़ा ओल्ड फैशन है ना? सास ने मुस्कुरा कर कहा, संस्कार ओल्ड नहीं होते बहू, वो तो घर की नींव होते हैं। शादी के कुछ ही दिन बाद गांव में लू चलने लगी। बिजली सुबह से दोपहर तक गायब। थप, कूलर गर्म हवा उगलने लगे। प्रिया पसीने से बेहाल हो गई। बबलू, ये कैसा गांव है? यहाँ तो जीना नामुमकिन है। फ्रिज में पानी नहीं, नेट बंद। इंस्टाग्राम अकाउंट पर आखिरी पोस्ट 2 दिन पुराना। बबलू मुस्कुराया, ये गांव है प्रिया, यहाँ हम घड़े का पानी पीते हैं, मिट्टी की सोंधी खुशबू में सांस लेते हैं। प्रिया को कुछ भी एडजस्ट नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में था गुस्सा और लाचारी। एक दिन प्रिया उठी और देखा सास घड़ा धोकर उसमें ठंडा पानी भर रही थी। मम्मी जी, फ्रिज खराब है क्या? शांति देवी बोली, हम घड़ा इस्तेमाल करते हैं बहू। मिट्टी की महक और प्राकृतिक ठंडक दोनों मिलती हैं। प्रिया ने झिझकते हुए पानी पिया, और कुछ पल के लिए वो शहर की प्रिया नहीं रही, वो मिट्टी से जुड़ गई। अगले दिन शांति देवी ने प्रिया को आम का पना बनाना सिखाया। गांव की औरतें आंगन में बैठी हंसी ठिठोली कर रही थीं। प्रिया उनके बीच बैठी और पहली बार बिना इंटरनेट के जिंदगी का रस चख रही थी। उसने खुद शिकंजी बनाई, और जब सबने उसकी तारीफ की
तो एक हल्की सी चमक उसकी आंखों में आई। अध्याय 7, बदलाव की बयार। अब प्रिया सुबह जल्दी उठने लगी। साड़ी पहनती, आंगन धोती, तुलसी को जल देती, भैंस को चारा डालती। गांव की औरतें कहती, अरे शहर वाली बहू अब पूरी देसी बन गई। रामदीन चाचा की आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर मुस्कान। अब मेरी बहू मिट्टी से जुड़ गई है, यही असली दहेज है। गांव की पंचायत में दहेज पर चर्चा हो रही थी। एक ने कहा, मेरी बहू तो गहना लाई। दूसरा बोला, हमको बाइक मिली। तभी रामदीन चाचा खड़े हुए। हमने कुछ नहीं मांगा, और मेरी बहू ने कुछ लाया भी नहीं, लेकिन वो आज हमारे संस्कार अपना चुकी है। वो अब हमारे खेत, रसोई और दिल तीनों संभालती है। मुझे इससे बड़ा दहेज नहीं चाहिए था। तालियां बज उठी। प्रिया दूर खड़ी सुन रही थी और उसकी आंखें भर आईं। प्रिया अब गांव की लड़की बन चुकी थी, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई और हुनर नहीं छोड़ा। उसने गांव की औरतों के लिए मोबाइल पर ऐप सिखाना शुरू किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए और ऑनलाइन मंडी की जानकारी देने लगी। बबलू एक दिन बोला, तुमने खुद को नहीं बदला प्रिया, तुमने गांव को थोड़ा और नया बना दिया। प्रिया मुस्कुराई, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ अपनापन चाहिए था। और अब वो मिल गया है।